कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे और अपने पढ़ाई में ध्यान लगा रहे होंगे। ठीक है, तो मैंने अभी तक आपको क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 2 दे चुकी हूँ। ये पार्ट 3rd है हमारा। तो हमारे ये जो है ये हम इस कॉन्सेप्ट पूरा 3rd पार्ट में क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो हम इससे पहले हमने निर्वाचित क्षेत्र के बारे में पढ़ा था, आरक्षण के बारे में पढ़ा था, और उससे पहले हमने चुनाव क्या है उसके बारे में पढ़ा था, गठबंधन क्या है, गठबंधन की सरकार कैसे बनती है, वो सब हमने पढ़ा था। तो अब हम जो पढ़ेंगे वो है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। स्वतंत्र मतलब आज़ाद, निष्पक्ष मतलब चुनाव यानी पूर्ण निष्पक्ष रूप से चुनाव होता है। ठीक है, तो इसमें हम ये निष्पक्ष चुनाव और स्वतंत्र के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो पढ़ते हैं। किसी भी चुनाव प्रणाली की कसौटी यह है कि वह एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित कर सके। यदि हम लोकतंत्र को एक ज़मीनी हकीकत बनाना चाहते हैं तो यह ज़रूरी है कि चुनाव प्रणाली निष्पक्ष और पारदर्शी हो। चुनाव प्रणाली ऐसे होनी चाहिए जिससे मतदाताओं की आकांक्षाओं चुनाव परिणाम के न्यायपूर्ण ढंग से व्यक्त हो सके। देखिए, अभी हमने बात की, इसमें बताया गया है कि देखिए चुनाव जो हमारा होता है निष्पक्ष होता है, पारदर्शी होता है। ठीक है, यानी कि इसमें कोई भेदभाव नहीं होता, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी लिंग या किसी भी समुदाय का है। अगर वो भारत का नागरिक है तो उसे चुनाव लड़ने का हक है। ठीक है, और इसी तरह इसमें ये भी बताया गया है कि सभी के आकांक्षाओं को चुनाव में उसको देखा जाता है, परखा जाता है, समझा जाता है। ठीक है, न्यायपूर्वक ढंग से उनको न्याय दिया जाता है, यानी जो जिसे चुनना चाहता है वो अपनी मर्ज़ी से चुन सकता है, कोई भेदभाव नहीं है। इतना समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। सार्वभौमिक वैश्विक मत अधिकार और चुनाव लड़ने का अधिकार। ठीक है, सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार वह है जैसे कि सर्वोपरि। ठीक है, यानी इसका मतलब यह है कि जो व्यक्ति 18 साल से ऊपर है या 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका है उसको चुनाव लड़ने का हक दिया जाता है, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी लिंग या किसी भी समुदाय से संबंध रखता हो, वह चुनाव लड़ सकता है। इतना समझ में आ गया? क्लियर है आपको? ये सार्वभौमिक मताधिकार क्या है? वैश्विक मताधिकार 2 नंबर के क्वेश्चन में आता है, आपको नोट कर लीजिए, इसको ज़रूर आता है और इसको याद करके जाइएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं कि लोकतंत्र चुनाव में देश के सभी वयस्क नागरिकों को चुनाव में वोट देने का अधिकार होना चाहिए। इसी को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के नाम से जानते हैं। ठीक है, कहा ना मैंने आपसे जैसे कि हाँ सबको अधिकार है, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी लिंग या किसी भी समुदाय से संबंध रखता हो, अगर उसने 18 वर्ष की आयु पार कर चुका है तो वो वोट दे सकता है। ठीक है, इसी प्रकार सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार के नाम पे जाना जाता है। अनेक देशों में नागरिकों को इस अधिकार को प्राप्त करने के लिए अपने शासकों से बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है। बहुमत देखिए, इसमें ये भी बताया गया है कि जो और देश है उसमें बहुत समस्याएं आती हैं सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार को अपनाने के लिए, लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता। और 1 नंबर के क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा प्रस्ताव है जो बिना मतभेद के पास हो गया था, तो वो है सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार। मैंने आपको पहले वीडियो में चैप्टर नंबर 2 में बताया था, 1 में भी बताया था मैंने आपको, तो इसको याद कर रखिएगा, नोट कर लीजिए, भूलिएगा मत। 1 नंबर के क्वेश्चन में आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बहुत से देश ऐसे होते हैं
महिलाओं को यह अधिकार काफ़ी देर से अपनी और बड़े संघर्ष के बाद मिला। भारतीय संविधान निर्माताओं ने एक महत्वपूर्ण निर्णय के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति भारतीय नागरिकों को वोट देने का अधिकार प्रदान किया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। 1989 में 21 वर्ष के ऊपर के भारतीय नागरिकों को वयस्क भारतीय माना जाता था। 1989 में भारतीय संविधान में एक संशोधन द्वारा इसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। वयस्क मताधिकार सभी नागरिकों को अपने प्रतिनिधित्व की चयन की प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर प्रदान करती है। यह समानता और गैर भेदभाव के सिद्धांत के रूप में है, जिसका अध्ययन हमारे अधिकारों वाले अध्याय में किया था। अनेक लोग पहले और आज भी ऐसे मानते हैं कि बिना शैक्षिक योग्यता के सभी वोट देने का अधिकार देना सही निर्णय नहीं है। लेकिन हमारे देश में निर्माताओं को सभी नागरिकों की योग्यता और महत्व से समान रूप से विश्वास था कि वह समाज देश और अपने निर्वाचित क्षेत्र के हित में निर्णय लेंगे। देखिए, पहले क्या था कि पहले जो ये अधिकार बना था तो वो 21 वर्ष के लिए ही हुआ था कि जो 21 साल का पार करेगा वो है वैतक। फिर उसको घटा के क्या कर दिया गया 18। और फिर उसके बाद इसमें ये भी थी कि जो मतलब लोग कहते थे कि जो शिक्षित है, और देशों में ऐसे ही होता है, जो शिक्षित है उनको ही वोट देने का अधिकार होगा, जो अनपढ़ है वो क्या समझेंगे। लेकिन हमारे देश में क्या हुआ कि जो शिक्षित हो या अनपढ़ हो सबको यह अधिकार दिया गया और फलित हो, ये पूर्णतः सफल हुआ। इतना समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो वोट देने के अधिकार के बारे में सच है, ये वही चुनाव लड़ने के अधिकार के बारे में भी सच है। सभी नागरिकों को चुनाव में खड़े होने और जनता का प्रतिनिधित्व होने का अधिकार है। लेकिन विभिन्न पदों पर चुनाव लड़ने की नियुक्ति आयु अर्हता भिन्न होती है। ठीक है, देखिए अब बताया ना कि सबकी उम्र जो है, प्रधानमंत्री हो और मुख्यमंत्री हो और नगर निगम पार्षद हो, उन सबको चुनाव लड़ने का अधिकार तो दिया जाता है, लेकिन सबकी आयु क्या है, अलग अलग बताई गई है। ठीक है, और ये बात हमेशा पूछी जाती है कि कब से होती है। तो देखिए 25 वर्ष की आयु अगर इंसान पार कर लेता है तो वो चुनाव में भाग ले सकता है, चाहे वो नगर निगम की आयु हो या कोई भी हो। लेकिन ये है कि हाँ, 35 वर्ष की आयु होगा तो मुख्यमंत्री में भाग ले सकेगा और 60 वर्ष की आयु में प्रधानमंत्री की। ठीक है, इतना याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि एक कानूनी प्रतिबंध यह है कि यदि किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए 2 या 2 से अधिक वर्षों के लिए जेल हुई है तो वह चुनाव लड़ने के योग्य नहीं है। लेकिन चुनाव लड़ने के लिए आय, शिक्षा, वर्ष या लिंग के आधार पर कोई प्रतिबंध नहीं है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इस रूप से हमारी चुनाव व्यवस्था सभी नागरिकों के लिए खुली हुई है। ये समझ में आया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में चुनाव प्रक्रिया को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने के लिए कई प्रयास किए गए। एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की स्थापना इसमें सबसे महत्वपूर्ण कदम है, जो चुनाव के संचालन और देखरेख के लिए बनाया जाता है। ठीक है,
क्या आप जानते हैं कि अनेक देश में चुनाव कराने के लिए किसी स्वतंत्र मशीनरी का अभाव है। ठीक है, मशीन से क्या किया जाता है, चुनाव किया जाता है। इतना समझ में आ गया, आई होप समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 निर्वाचन के लिए मतदाता सूची तैयार करने और चुनाव के संचालन का अधिक्षक निर्देश और नियंत्रण का अधिकार एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग को देना है। संविधान के यह शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह निर्वाचित आयोग के चुनाव से संबंधित हर बात को अंतिम निर्णय करने की भूमिका सौंपते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने भी संविधान के इस संख्या के सहमति व्यक्त की है। ठीक है, देखिए हमारे जो चुनाव से लेकर संबंधित जो भी समस्या है, जो भी बात है, वो सब हमें किस में मिलता है, चुनाव अनुच्छेद 324 में 1 नंबर के क्वेश्चन में आता है, ज़रूर याद रखिए। और देखिए जब हम 5 नंबर का क्वेश्चन करते हैं तो हम उसमें भी अगर इसको लिख कर और अंडरलाइन कर देंगे तो हमें बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। 5 के 5 नंबर मिलने की संभावना रहती है। क्यों? क्योंकि अगर जो चीज़ आप मेन लिखते हैं उसके नीचे अगर अंडरलाइन करते हैं तो वो हाईलाइट हो जाता है, और हाईलाइट होने से टीचरों को बहुत ईजी नज़र आता है, और फिर वो क्या करते हैं, वो अच्छे मार्क्स देते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग एक सदस्य या बहुसदस्यीय भी हो सकता है। 1989 तक निर्वाचन चुनाव एक सदस्यीय था। 1989 में आम चुनाव के ठीक पहले 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त कर इसे बहुसदस्यीय बना दिया गया। चुनाव के बाद उसे फिर एक सदस्य बना दिया गया। 1993 में पुनः 2 निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति हुई और निर्वाचन आयोग बहुसदस्यीय हो गया। तब से यह बहुसदस्यीय बना हुआ है। शुरू में बहुसदस्यीय निर्वाचन आयोग को लेकर तरह तरह की शंकाएं थी। मुख्य निर्वाचन आयोग और एक आयुक्त के बीच इस बात पर घोर मतभेद था कि किसको कितनी शक्ति प्राप्त है। इसका समाधान सर्वोच्च न्यायालय को करना पड़ा। इस बात पर सामान्य सहमति है कि बहुमूल्य निर्वाचन आयोग ज़्यादा उपयुक्त है, क्योंकि इसमें आयोग की शक्तियों में साझेदारी हो सकती है और आयोग पहले से ही कई ज़्यादा जमादेर बन गया है। इतना समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे, अभी इसके आगे का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ उसे रीड करें, और जितना मैं आपको समझाती हूँ प्लीज़ ध्यान से सुना करें, ताकि मिस्टेक ना हो। और कुछ भी समस्या आती तो कमेंट करें। ठीक है, और लाइक तो आपने कर दिया होगा, और जो भी उसके बाद पढ़ाई में ध्यान लें। मेरी दुआ आप सबके साथ है। तब अब मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। इसका पार्ट 4 में पढ़ेंगे हम। ठीक है, चुनाव सुधार और भी बहुत सी चीज़ें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। ठीक है, बाय।